नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हो मैथ क्लासेस का रखड़ा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर जैसे ही आप आगे पीछे होते हो तो जो वीडियो में बोर्ड दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता है। देखिए, मानते हैं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाती है काफी बार, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको मिल सके। आप लोग चिंतित न रहें, घर बैठ के आराम से तैयारी करें। तो जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 में। क्वेश्चन नंबर करने वाले 7, 8, 9 और 10। 4 प्रश्न अपने पास 7, 8 और 9 और 10 हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अपने पास 7 का जो क्वेश्चन है, देखिए 7 का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिका AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती हैं। यदि GF बराबर 4 सेंटीमीटर हो, यदि GF बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो हमें याद करना है, किसका वैल्यू याद करना है, देखिए GC का मान याद करना है। तो पहले इसको डायग्राम बना के अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये त्रिभुज ABC दिया आपने को, ये क्या दिया, त्रिभुज ABC दिया, AB और C दिया है। इसकी एक माध्यिका मान ली कि AD है, दूसरे की माध्यिका मान ली मैंने BE है, और तीसरी जो माध्यिका है वो मान ली हमने क्या, C से F है। कौन से मान ली हमने, C से F है। और जो बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है, कहां प्रतिच्छेद करती है, बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है। ये हमें इस प्रश्न में बता रखा है। अब इसने क्या बोला है उसके बारे में सुनिए आराम से। इसने बोला कि यदि GF बराबर, पहली कंडीशन याद रखिए, यदि GF बराबर कितना दिया अपने को, 4 सेमी हो, तो हमें किसका मान याद करना है, देखिए GC का मान याद करना है। पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न जो इसमें दिया है वो क्या दिया अपने को, यदि AD का मान 7.5 सेमी हो तो किसका मान याद करना है हमें, GD का मान हमें याद करना है। किसका मान याद करना है हमें, GD का मान याद करना है। तो हमें देखना ये है, इसमें कुछ भी नहीं देखना, हमें यह देखना है कि जो माध्यिकाओं के लिए परिमेय थी वो क्या परिमेय थी कि माध्यिकाएं परस्पर, यानी कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो परस्पर 2:1 में विभाजित करती हैं। अर्थात 2:1 का मतलब क्या हुआ, 2:1 में तो विभाजित करती है, लेकिन बड़े वाला पार्ट 2 होगा और छोटे वाले का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए ये 80 है, अगर यहाँ पे विभाजित हो रही है, बिंदु G पे विभाजित हो रही है, तो बड़े वाला पार्ट कितना आ गया भैया, इसका 2, और छोटे वाला पार्ट कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से CF वाले की बात कर लो, इधर वाला बड़े वाला पार्ट होगा तो ये मान लिया 2 और ये मान लिया 1, और इसकी बात करते हैं तो ये भी 2 और इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 1। अर्थात इससे अगर हम समझें तो अच्छे से एक ही बात समझ में आती है कि माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में विभाजित करती हैं। अर्थात बड़े वाला जो पार्ट होता है वो 2 होगा और जो छोटे वाले पार्ट का अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 होगा। बड़े वाले का 2 होगा और छोटे वाले का कितना होगा, देखिए 1 होगा। अनुपात कितना होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि GF बराबर 4 सेंटीमीटर, ये वाला यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर का मान दे रखा है, और GC का मान याद करना है। तो देखिए बताया था कि माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में अंतः विभाजित करती हैं। तो ये CF माध्यिका से संबंधित है, GF किससे माध्यिका से संबंधित है भैया, CF से संबंधित है। देखिए GF दे रखा है और CF निकालना है, तो हमारे पास माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में अंतः विभाजित करते हैं। ये वाली प्रमेय लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि GC बड़े वाला पार्ट बटे GF लिख दिया भैया। देखना आपको कि GC का जो अनुपात है वो कितना भैया, 2 है, और बटे GF का अनुपात कितना भैया, 1 है, तो हमने लिख दिया 1। अर्थात GC बटे GF बराबर 2/1। GC का मान अपने को दे नहीं रखा, GF का मान दे रखा, तो GC की जगह GC बटे GF का मान कितना दे रखा, 4 बराबर 2/1। इसको जैसे ही हम लोग वजन गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है कि GC बराबर कितना हो गया, 8 सेमी हो गया। GC बराबर कितना हो गया, 8 सेमी हो गया। बात करते हैं दूसरे के आंसर की। तो दूसरा प्रश्न यहां करने की सोल्व करते हैं। देखिए इसने बोला कि AD बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो GD का मान याद कीजिए। देखिए AD पूरी माध्यिका की बात कर ली इसने, और GD का मान याद करना, GD यानी कि टोटल सिस्टम क्या समझ में आया कि जो भी इसने दिया है और जो भी इसने पूछा है हमसे वो किससे संबंधित है, GD से संबंधित है। किससे संबंधित है, GD से संबंधित है। सॉरी GD से नहीं, AD से, माध्यिका किससे, AD से संबंधित है।
अब हमें ये वही लाइन आएगी कि माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में अंतर्विभाजित करती हैं। तो ये माध्यिका जो 80 है 2:1 में अंतर्विभाजित होती है, लेकिन बड़े वाला पार्ट 2 और छोटे वाला पार्ट 1। अर्थात हम लोग यहाँ इसके लिए लिखेंगे कि AG ऊपर वाला पार्ट कौन सा AG और बटे GD बराबर कितना 2/1। 2/1 क्यों आ गया भैया? क्योंकि AG का जो अनुपात था वो 2 है और GD का अनुपात था वो 1 है। अब यहां मान रख देंगे जिसका मान दे रखा भैया, मान तो 80 का दे रखा है, 80 तो सर इसमें है ही नहीं, 80 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन 80 बना देंगे। देखिए 80 इसमें बनाएंगे तो कैसे होगा, AG में क्या जोड़ दूं कि 80 बन जाए। देखिए AG में अगर मैं GD जोड़ दूं, AG में क्या जोड़ दूं मैं GD, तो मेरे पास क्या बन जाए 80 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ, ये AG बटे GD मैंने +1 जोड़ दिया और +1 मैंने इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। 2/1 था तो +1 इधर भी जुड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं GD जोड़ नहीं सकता। तो हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा, इसका LCM लेके सोल्व करेंगे। तो देखिए फिर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, LCM लेके सोल्व करो या डायरेक्ट गुणा करो, एक ही बात है। यहां से डायरेक्ट गुणा किया तो कितना हो गया, AG + GD बटे GD बराबर 2 + 1 को कितना हो गया, देखिए 2 में 1 का भाग दिया तो 2 ही आया और 2 इससे जोड़ा तो डायरेक्ट 3 आ गया बटे में 1। ये डायरेक्टली ही सोल्व कर दिया, ये डायरेक्टली ही सोल्व हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए AG + GD, A से G और प्लस में G से D कितना बन गया, टोटल 80 बन गया। टोटल कितना बन गया भैया 80, और बट्टे में GD की जगह GD है और 3/1 है। अब जिसका मान दे रखा वो रख देंगे, किसका मान दे रखा अपने को, AD का मान दे रखा वो कितना 7.5 और बट्टे में GD का मान तो निकालना था और बट्टे में 1, 3 के बट्टे में कितना 1। अब हम लोग वज्र गुणा करते हैं तो कितना आता है 3GD बराबर 7.5। तो इसको हम लोग यहां सोल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी जगह निकाल के, क्योंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं बस। तो GD बराबर कितना हो गया 7.5/3। ये पॉइंट हटा नीचे कितना आ गया भैया 10, क्योंकि पॉइंट का तो 1 और इधर संख्या उसकी कितने आएंगे 0। 3 से काटो 25 बार कट जाता ना, 25 3 75। तो GD का मान कितना आ गया 25/10, अर्थात GD का जो मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से हम लोग ये दोनों पर्सन जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पर्सन दे गए थे, 1 और 2, दोनों के दोनों पर्सन हमने कर लिए। अब हम इसको डिटेल से करने की कोशिश करते हैं, या फिर डिटेल से मैं इसको छोड़ देता हूं, आप लोग घर बैठ के कर सकते हो। कैसे, स्टार्टिंग में डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, दिया में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC जिसकी माध्यिकाएं AD BE व CF बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है। किस पे प्रतिच्छेद करती है, देखिए बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है, बिंदु G पे प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हम लोग जो हमें याद करना है, फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखेंगे यदि GF बराबर ये हो तो अपने पास ये मान याद करना, सेकंड लगा के ये वाली लाइन लिखे देंगे। उसके बाद उपपत्ति या फिर हल में लिखना स्टार्ट करेंगे क्या कि माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में अंतःविभाजित करती है। फिर पूरा का पूरा वो का वही सिस्टम चलेगा, जो लिखने का सारा सिस्टम चलेगा। आप लोग घर पे बैठ के आराम से तसल्ली से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा पूरा इसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की। अगर प्रॉब्लम आती है तभी कमेंट करना है, बगैर प्रॉब्लम आए कमेंट नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। तो चले अगले क्वेश्चन पे, ये पर्सन हो गया है डायरेक्टली। अगले पर्सन की बात करते हैं 8 के पर्सन की। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट 8 है। देखिए 8 के जो पर्सन में है वो क्या बोला इसने, देखिए पढ़ने पर पता चलेगा हमें क्या बोला है, पढ़ेंगे पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में इसने बोला है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। जैसे जैसे बोल रहा है उसके साथ साथ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसने बोला कि एक त्रिभुज ABC है, ये बना दिया हमने त्रिभुज AB और C। फिर इसने बोला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। BC का मध्य बिंदु D है, मान लो ये BC है, इसका मध्य बिंदु क्या है D है, यानी कि ये मध्य बिंदु है तो AD क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। तब सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र अंतःकेंद्र केंद्रक व लंब केंद्र AD रेखा पर स्थित है। अब आपको समझना यह है कि हमें क्या तो दिया है और क्या सिद्ध करना है। इसमें हमें दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जो आपके सामने है,
और ये कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और बिंदु डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु का मतलब होता है कि इतनी दूरी इधर, इतनी दूरी इधर, अर्थात ये दोनों दूरियां क्या है, आपस में समान है। अब इसने बोला कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों के चारों टाइप के जो केंद्र है वो एडी रेखा पर ही स्थित होंगे। एडी रेखा पर ही स्थित होंगे। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या सिद्ध करना अपने को, परिकेंद्र, दूसरे की बात करते हैं क्या, अंतःकेंद्र, और तीसरे की बात करते हैं भैया केंद्रक या लंब केंद्र। ये अपने पास सिस्टम है। ये सारे के सारे एडी रेखा पर स्थित है। कहां स्थित है भैया, एडी रेखा पर स्थित है। ये सिद्ध करना अपने को। सबसे पहले हम लोग परिकेंद्र उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको उठाते हैं, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र जब हमने उठाया तो परिकेंद्र को सिद्ध करने से पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। परिकेंद्र किसे कहते हैं, देखिए परिकेंद्र जो होता है ना, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। अर्थात परिकेंद्र जहां स्थित होगा ना, वहां क्या होंगे कि तीनों के तीनों लंब समद्विभाजक परस्पर आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो कब सिद्ध हो जाएगी परिकेंद्र एडी पे स्थित है भैया, परिकेंद्र एडी पे तब सिद्ध हो जाएगा कि जब एडी क्या सिद्ध हो जाए, लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाए। एडी क्या सिद्ध हो जाए, लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि एडी को लंब समद्विभाजक सिद्ध करना। लंब समद्विभाजक सिद्ध कैसे होगा, लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटने वाला। तो देखिए एक चीज तो पहले क्लियर हो रही है क्या, कि बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी, तो समद्विभाजक तो है, लेकिन प्रॉब्लम फंस गई क्या, लंब की। तो लंब और सिद्ध करेंगे, इसको मैंने मान लिया कि कोण 1 है, इसको मान लिया मैंने 2 है। कोण 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री सीधे कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए उठाएंगे त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में, एडीबी व एडीसी में उठाएंगे। तो क्या है अपने पास, देखिए अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया कि एडी बराबर एडी, उभयनिष्ठ भुजा आ गई। देखिए डिटेल से करेंगे तब लिख देंगे इनको। फिर क्या आया मेरे पास, देखिए कि बीडी बराबर सीडी आ गया। ये क्या आ गया, अपने को दिया था ना कि डी मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। आगे की बात करते हैं, ए बी बराबर क्या है, एसी। तो तीनों पॉइंट अपने पास बराबर सिद्ध हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांग समसिद्ध हो जाता है त्रिभुज ए डी सी के, सॉरी ए डी सी के, दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो जाते हैं, सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर क्या सिद्ध हो गया मेरे पास, कोण 2। इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दिया यहां तक। तो अब हमें करना क्या है कि देखिए रेखीय युग्म क्या होता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये चीज पता चल रही है क्या, कैसे आ रहा है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग, ये सरल रेखा है बीसी, इस पे बने कोणों का योग कितना होगा भैया, 180 डिग्री होगा। इस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, और इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोण 1 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, कोण 1 लिख दिया, प्लस में 2 की जगह में क्या लिख दिया, कोण 1 बराबर 180 डिग्री, 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 बराबर 180 बट्टे 2, कोण 1 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अर्थात कोण 1 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, और मान कितना आ गया, 90 डिग्री। 1 2 के बराबर और 1 का मान कितना, 90 डिग्री, 2 का मान भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि रिजल्ट निकला कि कोण 1 का मान भी 90 आ गया और कोण 2 का मान भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। अब ये देखिए 90 डिग्री सिद्ध हो गया, तो ये लंब तो सिद्ध हो गया। ये इसको लिख दो हम लोग, समीकरण नंबर ए लिख दो, बी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए BD बराबर CD, इसको दे दो B, क्यों, क्योंकि ये दिया है। तो समीकरण A व B से स्पष्ट होता है कि जो AD है वो BC भुजा का क्या है, लंब समद्विभाजक है। अर्थात परिकेंद्र AD पर ही स्थित होगा। हम इसके लिए लिख सकते हैं क्या, कि परिकेंद्र लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है और AD का है एक लंब समद्विभाजक, अर्थात जो परिकेंद्र है वो AD पर ही स्थित होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, अंतःकेंद्र की बात करते हैं। देखिए अंतःकेंद्र की जब बात आती है अपने पास, दूसरा पॉइंट उठाते हैं हम लोग, क्या, अंतःकेंद्र
केंद्र। दूसरा पॉइंट उठाया हमने कौन सा, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग समसिद्ध कर दिया था। तो अंतः केंद्रों का मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र का मतलब होता है भैया कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। तो हमने इसको भी कोण 3 दे दो, इसको क्या दे दिया 4। तो हमारे पास त्रिभुज ADB और सर्वांग सम था त्रिभुज ADC से, था या नहीं था सर्वांग सम। यहां तक हमारे पास सर्वांग सम सिद्ध हो गया था। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं, अर्थात कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 4 आ जाएगा। कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा भैया, कोण 4 आ जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4 अपने पास आ गया है। तो इसका मतलब क्या निकला कि AD क्या है, कोण A का क्या है भैया, अर्धक है। और जो अपने पास अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु होता है, अर्थात अंतः केंद्र AD पर ही स्थित होगा। अर्थात अंतः केंद्र जो होगा वो कहां स्थित होगा, AD पर ही स्थित होगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा देखिए कि जो अंतः केंद्र होता है वो कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु होता है, अर्थात कोणों के अर्धकों पर ही स्थित होता है। तो हमें करना क्या है अंतः केंद्र इस पे सिद्ध करने के लिए कि AD को हमें क्या सिद्ध करना है, कोणों का अर्धक सिद्ध करना है। और जो कोणों का अर्धक है वो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिए हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। अर्थात AD क्या है कि कोण A का क्या है भैया, अर्धक है। कोण A का क्या है, अर्धक है। कोण A का अगर ये अर्धक सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अंतः केंद्र इस AD पर ही स्थित होगा, क्योंकि अंतः केंद्र जो होता है वो अर्धक पर ही स्थित होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक का मतलब क्या होता है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। इसका मतलब हमें AD को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, माध्यिका सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो बिंदु D था वो क्या दिया था अपने को कि BC का मध्य बिंदु है, अर्थात AD क्या है, माध्यिका है। अतः स्पष्ट है कि केंद्रक AD पर ही स्थित होगा। कैसे पता चला, क्योंकि जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है वो केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक जो होगा वो माध्यिका पर स्थित होगा। कहां स्थित होगा, माध्यिका पर स्थित होगा। अगर हम लोग इसको माध्यिका सिद्ध कर दें, माध्यिका कैसे सिद्ध हो जाएगा, देखिए D हमें दिया गया था कि मध्य बिंदु है, D क्या दिया गया था हमें, मध्य बिंदु है। D मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाली दूरी और ये इधर वाली दूरी बराबर है, तो D मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है भैया, माध्यिका होती है। अगर AD माध्यिका सिद्ध हो गया तो केंद्रक जो है इसी पे स्थित होगा। केंद्रक किस पे स्थित होगा, AD पर ही स्थित होगा। ये भी हो गया अपना। एक और बचा था अपना क्या, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है भैया, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। तो देखिए हमने इसको जब लंब संधि भाजक सिद्ध किया था, वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे क्या कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। जो भी समीकरण देना चाहते हो दे देना और लिख देना कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि AD क्या है भैया, शीर्ष लंब है। अतः जो अपने पास लंब केंद्र है वो AD पर ही स्थित है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब समस्या आती है कि सर इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे भैया अभी लिखेंगे, आपके सामने लिखेंगे कि कैसे होगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग एक बार अच्छे से समझे परिकेंद्र का मतलब क्या होता है भैया। परिकेंद्र का मतलब होता है कि लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, और अंतः केंद्र का मतलब होता है कि कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। और केंद्र का मतलब जो होता है वो क्या होता है, देखिए केंद्र का मतलब होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु, और लंब केंद्र का मतलब क्या होता है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। इसमें शीर्ष लंब है, इसमें लंब भी है और समद्विभाजक भी है। इसमें सिर्फ कोणों का अर्धक है और इसमें तो माध्यिका है। चारों की चारों चीजें थोड़ी अलग अलग है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में तब भी अच्छे से समझाया था। अगर कुछ कंफ्यूज रह गया तो यहां से क्लियर कर ले, और फिर भी कोई कंफ्यूज रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं और भी अच्छा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा के डाल दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इस प्रश्न को कि कैसे लिखते हैं, इस प्रश्न को कैसे लिखते हैं। चलो आगे करते हैं इसका स्टार्टिंग करते हैं इस प्रश्न की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए इसमें कुछ खास तो होता नहीं, वही सिस्टम होता है दिया है, अपने पास वही होता है दिया है। तो हमें यहां लगाया हमने क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया कि ये इसने बोला था कि एक त्रिभुज ABC चाहिए भैया, ये बना दिया हमने बड़ा सा एक त्रिभुज AB और C।
ठीक है, ये बिंदु डी दिया था जो मध्य बिंदु था, और इसको भी हमने मिला दिया, और ये वाली भुजा इसके बराबर दी थी, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर दी थी। आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें दिया था उस चीज की बात करते हैं। दिया है क्या, दिया भैया, इसको देखिए कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर क्या होगा भैया, AC होगा, अर्थात AB बराबर क्या होगा, AC होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने दिया था कि D, कि बिंदु D, कौन सा बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। इसके लिए भी देखिए कि BD बराबर क्या जाता है अपने पास, CD आ जाता है। ये चीजें अपने को क्या कर रखा था, इसने दे रखा था, ये दो चीजें दे रखी थी। अब हमें सिद्ध करना है, वो लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, कुछ खास सिद्ध नहीं करना, लिखेंगे कि परिकेंद्र अंतः केंद्र लंब केंद्र तथा केंद्रक AD पर स्थित है। AD पर क्या भैया, स्थित है। हमें यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक चारों के चारों जो है वो AD पर स्थित है। हमें यह सिद्ध करना था। तो चलिए इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इसका जो सिद्ध करने वाला प्रोसेस है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा उपपत्ति। जो उपपत्ति है उसमें देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें परिकेंद्र के लिए सिद्ध करना। तो परिकेंद्र के लिए हम लोगों को ये दोनों त्रिभुज उठाने पड़ेंगे। ये दोनों त्रिभुज उठाए और इसको नाम दे दिया मैंने एक, इसको नाम दे दिया मैंने दो। तो देखिए मैंने उठाया क्या कि त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में दोनों के दोनों त्रिभुज उठा लिए। सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है क्या कि AD बराबर AD भुजा आ गई। कहां से आ गई भैया, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। आगे की बात करते हैं हमारे पास कि BD बराबर CD है। ये अपने को कहां से मिला भैया, दिया है, ये चीजें अपने को दे रखी हैं। तीसरा जो पॉइंट हमें दे रखा है वो क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए AB बराबर AC दे दिया। दूसरा क्या दिया अपने को, BD बराबर CD दिया है, और एक AB बराबर AC है। क्या है, AB बराबर AC। देखिए पहला पॉइंट हमने उठाया था AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा उठाई थी। उसके बाद हमने BD और CD उठाया था। अब लास्ट जो पॉइंट है देखिए AB बराबर AC, ये भी अपने को क्या किया, इसने दिया है। इन तीनों से क्या स्पष्ट होता है कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC। किस नियम से भैया, SSS नियम से। देखिए मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताता हूं कि ये जो नियम है और सर्वांग समता है, इसके बारे में एक्सरसाइज नंबर 11 में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और न कि सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ेंगे, समरूपता के बारे में भी वहां अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ADC तब तक के लिए आप लोग कंट्रोल रखें। ADC यहां तक हो गया। तो यहां हमारे पास एक प्रमेय आती है, कौन सी, कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव क्या होते हैं भैया, समान होते हैं। समान होते हैं, त्रिभुजों के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखिए सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है भैया, सरल रेखीय कोणों का योग कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। और ये देखिए कोण 1 और 2 सरल रेखा पे बने हैं, तो कोण 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन A दिया था मैंने। तो समीकरण A से क्या रिजल्ट आया अपने पास, समीकरण A से देखिए, समीकरण A से अपने पास रिजल्ट आता है कि 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं क्या, या फिर 2 की जगह आप लोग 1 लिख दो। चलो 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं। तो कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री।
कोण 2 बराबर 180/2 और कोण 2 बराबर 90 डिग्री। यहां से मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया कि कोण 2 का मान कितना आ गया, देखिए 90 डिग्री आ जाता है। कोण 2 का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाता है। जैसे ही मेरे पास कोण 2 का मान 90 डिग्री आता है, तो अब देखिए हमारे पास कोण 1 का मान भी 90 डिग्री आ जाता है। कोण 1 का मान कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। कैसे, समीकरण 1 से पुनः समीकरण ए से, कैसे, कोण 1 बराबर 2 था और 2 का मान 90 आ गया था। इसको आप लोग दोगे क्या, समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्या आ गया कि अपने को सिद्ध हो गया कि ये क्या है, लब है। जबकि अपने को दिया क्या था, देखिए दिया था कि BD बराबर CD। ये क्या चीज थी, अपने को दिया था, क्या कर रखा था, अपने को दिया था, दिया है। ये चीज क्या है, दिया है। और इसको हम लोग समीकरण 2 दे देंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AD एक लंब समद्विभाजक भाजक है, लंब समद्विभाजक भाजक है और लंब समद्विभाजक है। और जो अपने पास परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र या फिर लंब समद्विभाजक है, परिकेंद्र लंब समद्विभाजकों का, लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु पर स्थित होता है, कटान बिंदु पर स्थित होता है। अर्थात लगा के लिख देंगे, अर्थात परिकेंद्र, अर्थात परिकेंद्र, अर्थात परिकेंद्र AD पर स्थित होगा। पहले का जवाब मिल गया है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या था अपने पास, अंतः केंद्र था। तो अंतः केंद्र था तो हमने अभी देखा था कि त्रिभुज, जो यहां पे लिखा था हमने कि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो दूसरे के लिए लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज ADB और सर्वांग सम था, त्रिभुज कौन सा भैया, ADC से, और ये मैंने कोण 3 दिया, ये वाला कोण 4 दिया। वही लाइन आएगी क्या कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं। अर्थात कोण 3 बराबर क्या आ गया, कोण 4 आ गया। इसको दो आप लोग समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से क्या स्पष्ट होता है कि जो AD है वो कोण A का अर्धक है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि AD कोण A का अर्धक है और अंतः केंद्र कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु पर स्थित होता है, कटान बिंदु पर स्थित होता है। कटान बिंदु पर क्या होता है, स्थित होता है। अर्थात अंतः केंद्र AD पर स्थित होगा। 2 पॉइंट अपने पास क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट कौन सा था अपने पास, लंब केंद्र के बारे में था। लंब केंद्र के बारे में था तो यहां दोबारा से लिख सकते हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, या फिर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो यहां से क्या स्पष्ट होता है कि अतः स्पष्ट है कि, या फिर इसको दे दो समीकरण नंबर 3 के बाद 4 दे दो, लिख देंगे कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि AD शीर्ष लंब है और लंब केंद्र शीर्ष लंबों के
कटान बिंदु पर स्थित होता है। अर्थात लगा के लिख देंगे हम लोग, अर्थात लंब केंद्र एडी पर ही स्थित होगा। अर्थात लंब केंद्र एडी पर स्थित होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका बच गया, जो छोटा ही पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं बचा है। जो केंद्र की बात करते हैं, हमें करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे कि BD बराबर CD दिया है, उसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे और लिख देंगे समीकरण 5 से स्पष्ट है कि AD जो है BC भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है। अर्थात AD क्या है, माध्यिका है, और जो केंद्रक है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। अतः जो केंद्रक होगा वो AD पर ही स्थित होगा। बस इतना सा एक छोटा सा पार्ट छोड़ा है, 4 पार्टों में केंद्रक वाला पार्ट छोड़ा। आप लोग घर बैठ के सेम लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी देख लो आप एक बार के लिए कि BD बराबर CD लिखेंगे, उसको समीकरण देंगे और फिर लिख देंगे इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि AD क्या है, माध्यिका है, और जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। अतः केंद्रक AD पर ही स्थित होगा। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः इस पर अर्थात स्पष्ट है कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक AD पर ही स्थित होंगे। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।